एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं स्वप्निल जुड़ रहा हूं और ये जान लीजिए कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सियासी गलियारों से बनी हुई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर जब राजस्थान पहुंचेंगे वो तब पहुंचेंगे, उससे पहले खींचतान पार्टी में फूट अपने चरम पर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर बड़ा हमला बोला है। देखिए, हालांकि कोई नई बात नहीं है, इससे पहले साल 2019-20 में बड़ा हमला बोला था, निकम्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन तब से अब तक इशारों में वो वार कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर खुलकर मैदान में आए, यानी 2022 नवंबर में, और सचिन पायलट पर उनकी ओर से बोला गया ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। एक इंटरव्यू में वो सवालों के जवाब दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने सचिन पायलट को ऐसा निशाने पर लिया जैसा इससे पहले उन्हें नहीं देखा गया था। उन्होंने कहा कि हाईकमान पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि पायलट को हाईकमान कैसे सीएम बना सकता है, जिस आदमी के पास 10 विधायक ना हो, जिसने बगावत की हो, जिसे लोगों ने गद्दार नाम दिया हो, उसे लोग स्वीकार कैसे करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो एक ऐसा शख्स है जिसके कारण हम 34 दिनों तक होटल में बैठे रहे, वो सरकार गिरा रहे थे। अमित शाह भी शामिल थे, धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे, बीजेपी नेताओं के नाम भी उन्होंने अपने जवाब में जोड़े और पायलट पर हमला बोला। सीएम गहलोत ने यहां तक कहा कि हमारे एमएलए और मैंने खुद उसे भुगता है, 34 दिनों तक हम होटल में रहे, उनको हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज तो मैं ही हूं यहां पर, यानी राजस्थान में फिलहाल वो ही हैं। क्या हाईकमान की ओर से उन्हें कोई इशारा किया गया, यह सवाल भी सीएम गहलोत की तरफ उछाला गया उस इंटरव्यू में, जिस पर उन्होंने कहा कि हाईकमान के इशारे की छोड़ो, मुझे तो कोई इंडिकेशन नहीं है, मैं हाईकमान के साथ हूं, पायलट को कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। साथ ही देखिए, इसीलिए सियासत का जादूगर उन्हें कहा जाता है राजस्थान में। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हाईकमान राजस्थान के साथ न्याय करेगा। उन्होंने कई सारी बातें कही, सितंबर की बातें पर उन्होंने कहा कि अजय माकन और हाईकमान को वो अपनी फीलिंग बता चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए सीएम रहना जरूरी नहीं है, लेकिन आप सर्वे करा लीजिए, अगर सर्वे ये कहता है कि इनके मुख्यमंत्री रहने से सरकार नहीं आ सकती या किसी और के रहने से सरकार आ सकती है, तो वैसा फॉलो कर लीजिए। ये बड़ी बात है। देखिए, कई सारी चीजों को समझना यहां पर जरूरी है। एकाएक ये तेजी क्यों आई? एकाएक ये तेजी उस वक्त से आई जब खुलकर ये नाम सामने आया कि आलाकमान चाहता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जो कि अशोक गहलोत नहीं चाहते थे। 20 सितंबर की अगर आप देखेंगे तो 20 सितंबर को देर रात विधायक दल की बैठक हुई। 21 सितंबर को गहलोत केरल और दिल्ली के दौरे पर रहे। 23 सितंबर को दिल्ली से जयपुर लौटे। 25 सितंबर को उन्होंने जैसलमेर का दौरा किया और 25 सितंबर से ही सियासी बगावत की शुरुआत भी हुई है। देखिए, गहलोत ने इतिहास कुरेदा। उन्होंने कहा कि मानेसर में पायलट के साथ बगावत करने वाले विधायक गए थे। जिस रिसोर्ट में विधायकों को ठहराया गया था मध्य प्रदेश के, उसी में पायलट समर्थक विधायकों को भी रोका गया था। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि पार्टी का अध्यक्ष अपनी पार्टी की सरकार गिराने के लिए विपक्ष से मिल जाएगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ और इसी वजह से विधायक पायलट का नाम सुनते ही नाराज थे। कुल मिलाकर सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि मेजॉरिटी में जो विधायक हैं वो उनके साथ हैं, मेजॉरिटी में जो विधायक हैं वो सचिन पायलट को पसंद नहीं करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सचिन पायलट के साथ ज्यादा लोग नहीं हैं, गिनती के लोग हैं, उंगलियों पर गिना जा सकता है। जिनके पास 10 विधायक भी ना हो उसे कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। तो देखिए, 25 सितंबर का वो दिन जब राजस्थान की राजनीति में तूफान आया था। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब कांग्रेस हाईकमान के आदेश के बावजूद जो मुख्यमंत्री का फैसला करने के लिए अधिकार हाईकमान को देने का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। ऐसा इससे पहले राजस्थान की सियासत में तो कभी नहीं हुआ था। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की तैयारियां एक तरह से कहें होनी थी। ऐसा माना जा रहा था कि वो करेंगे और यह भी माना जा रहा था कि हाईकमान की पसंद मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट होंगे। लेकिन गहलोत खेमा पायलट के नाम पर नाराज था। विधायक दल की बैठक से पहले ही गहलोत गुट के करीब 92 विधायकों ने मंत्री शांति धारीवाल के घर बैठक बुलाई
और फिर एक साथ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंचे और इस्तीफा दिया। और देखिए, इन सारे घटनाक्रम पर बीजेपी भी निगाह बनाए हुए हैं। इस इस्तीफा प्रकरण पर भी बीजेपी ने अपनी ओर से चालें चलने की पूरी कोशिश की। लेकिन यह भी याद रखिए कि 28 सितंबर को मुख्यमंत्री गहलोत ने यह कहा कि उनकी सोनिया गांधी से करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है और बगावत पर उन्होंने खुद माफी मांगी और साथ ही अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन वो इस बात को दोहराना नहीं भूले कि उन्होंने हमेशा वफादार सिपाही के रूप में काम किया है। और इन सब के बीच सचिन पायलट को लेकर जो भी उनकी फीलिंग थी वो उन्होंने खुलकर इंटरव्यू में बोली। एक बार फिर इस बात को समझ लीजिए, इससे पहले सचिन पायलट पर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा हमला बोला था तो वो उस वक्त की बात थी जब पार्टी उस वक्त अपने सबसे बड़े घमासान से गुजर रही थी। 2019-2020 की यह बात है। तब निकम्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि जो सड़कों पर जिन्होंने स्ट्रगल न किया हो, जिनकी रगड़ाई ना हुई हो, उन्हें कैसे ऊपर बढ़ने के ऐसे सपने देखकर इस तरह के कदम उठा सकते हैं। इस तरह के बयान थे। इसके बाद इशारों में कई बार उन्होंने कहा, बार बार आला कमान तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की, बार बार आला कमान को ये याद दिलाने की कोशिश की कि याद कीजिए एक वक्त था जब सरकार गिराने की कोशिशें हुई थी। और इन सभी बातों को लेकर वो आज भी अब इंटरव्यू में ये कहने से नहीं चूके कि उनके पास सबूत है। उनके पास सबूत है कि कांग्रेस के कुछ चेहरे, खासकर सचिन पायलट, बीजेपी के संपर्क में थे और एक बड़ी रकम कांग्रेस के विधायकों को दी जा रही थी। हालांकि उन सबूतों को लेकर अब तक कोई कोर्ट नहीं गया है। हालांकि जिन सबूतों की वो बात कर रहे हैं उनके अस्तित्व पर सिवाय सीएम के बयान के और कोई बड़ा घटनाक्रम नजर नहीं आया है। लेकिन बयानों में यह लगातार बना रहा कि सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में है, सचिन पायलट और उनके विधायकों को बीजेपी की ओर से रकम दी जा रही है, सरकार गिराने की साजिश बीजेपी आला कमान की ओर से हो रही है। वो आज भी इस बात को मेंटेन कर रहे हैं और समय समय पर याद दिलाते रहे आला कमान को। लेकिन एकाएक नवंबर के महीने में 2022 में यह जो हमला सीएम गहलोत ने सचिन पायलट पर बोला है वो अब तक का सबसे बड़ा, सीधा और तीखा हमला है। उन्होंने साफ साफ कह दिया इस इंटरव्यू में कि सचिन पायलट को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। वो सीएम कैसे बन सकते हैं? उन्होंने बगावत की, उन्होंने गद्दारी की, उसे लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और देखिए, बीजेपी की ओर से रिएक्शन आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी अपना रिएक्शन दिया। आइए सुन ले उन्होंने क्या कहा। पीछे कौन हुई? कांग्रेस की ताजा मूवी का नाम है जो अशोक जी ने आज रिलीज की है। हालांकि ये पटकथा पुराने समय से लिखी गई है और ऐसा लगता है कि नई बोतल में पुरानी शराब है। फिल्म का नाम है गद्दार कौन। कांग्रेस के आलाकमान के सामने एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि दोस्त तो सबने एक जैसा किया है। प्रभारी को और सीएलपी को डिनाई करना ये दूसरा एक एपिसोड था। उससे पहले का घटनाक्रम सचिन पायलट का पार्टी से विलग होने का था, बाड़े में बंद रहने का था। लेकिन अब यूं लगता है कि जिस तरीके से जो भाषा मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं वो भाषा किसी पार्टी के लंबे टाइम तक टिके रहने की भाषा नहीं है, वो सरकार के लंबे चलने की भाषा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि अब अशोक जी की भाषा ऐसी है, नई फिल्म होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो बीजेपी चुटकी ले रही है कांग्रेस में जारी इस प्रकरण पर और यहां पर कुछ बातों को जान लेना और भी जरूरी है। सचिन पायलट ने, हालांकि सभी उनके सब्र की बात करते हैं, सभी बताते हैं कि राहुल गांधी तक सचिन पायलट के सब्र की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन हाल ही में ऐसा महसूस हुआ जब सचिन पायलट का सब्र जवाब देता लगा। याद कीजिए, हाल ही में, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, बहुत बड़ा हमला सचिन पायलट की ओर से डायरेक्टली बोला गया था, जिसके बाद एक संक्षिप्त सा जवाब दिल्ली से सीएम गहलोत ने दिया था कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सचिन ने हाल ही में खुलकर सियासी बल्लेबाजी की और एक तरह से गहलोत पर बड़ा हमला बोला था, वो भी एक सीधा हमला था। और अब सीएम गहलोत ने सचिन पायलट पर यह बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के प्रवक्ता विधायक रामलाल शर्मा से भी हमारी टीम ने बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। विगत 4 वर्षों से कांग्रेस का अंतर्कल है, समय समय के ऊपर फूटता हुआ नजर आता है और समय समय के ऊपर इस विषय के ऊपर सियासत भी कांग्रेस के बड़े नेता करते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस के मुखिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाना
कि हमारे पास प्रमाण है, बीजेपी ने हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए 10-10 करोड़ रुपए दिए। यदि मुखिया जी आपके पास प्रमाण है, सरकार भी आपकी है, अधिकारी भी आपके हैं, आप ऐसे विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए। और कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के विधायकों ने अगर पैसे दिए हैं तो आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को तत्काल उनको बर्खास्त करने की कार्रवाई करनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी से निकालना भी चाहिए। लेकिन दोहरा चरित्र किस बात का? कांग्रेस की अंदरूनी कलह को बीजेपी के माथे फोड़ना ये अनुचित है और गलत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अंतर कलह के अंदर ना कल थी, ना आज है, ना आगे रहेगी। और सरकार को अस्थिर करने का काम आपके खुद के विधायक ही कर रहे हैं। जो विधायक असंतुष्ट हैं, जिन्होंने समय समय के ऊपर आपको पत्र लिख के भी अवगत कराया और समय समय के ऊपर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र भी दिए। आपको सबको पता है, पत्रकारों को सचिन पायलट पर केस बनाया था कि नहीं बनाया था? डिप्टी सीएम होते हुए आदमी को इतना दुखी करेंगे तो वो क्या करेगा? वो जाके हाईकमान के पास ही रोएगा। उसमें क्या गद्दारी कर दी? गद्दारी तो अब हुई है। हाईकमान ने 2 ऑब्जर्वर भेजे, अजय माखन जी, खड़गे जी, उनको रिसीव करने नहीं गए, बहाना लगा के चलो जैसलमेर चलते हैं, वहां मोबाइल काम नहीं करेगा। जाकर साथ में पीसीसी अध्यक्ष को ले गए। इतनी उम्र के आदमी खड़गे जी, तो उनको उन्होंने यही नहीं देखा कि वो आ रहे हैं, हाईकमान आ रही थी, न कि अजय माखन खड़गे जी आ रहे थे। हाईकमान थी, हाईकमान ने भेजा तो हाईकमान आई थी, उसको रिसीव करने ही नहीं कोई गया। इसको क्या कहो? इन्होंने तो राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन केसी विश्नोई की बाइट आपने सुनी। ये पायलट खेमे के माने जाते हैं और उन्होंने भी लगभग वही बयान दिया जो हाल ही में हम राजेंद्र गुढ़ा के मुंह से भी सुन चुके हैं। तो देखिए, खिलाड़ी लाल बैरवा, राजेंद्र गुढ़ा और भी कई नाम हैं जो खुलकर सचिन पायलट के पक्ष में बल्लेबाजी कर रहे हैं। खुद सचिन भी हाल ही में सियासी बल्लेबाजी करते नजर आए जब उन्होंने सीएम गहलोत पर एक बड़ा हमला एक तरह से बोला, जब उन्होंने कहा कि आला कमान को अब जल्द निर्णय लेना चाहिए अनुशासनहीनता वाले मामले में। और इसी के बाद से देखिए, अगर सियासी जानकारों की बात करें तो उनका यह कहना है कि हो सकता है सीएम गहलोत को अंदर खाने को इशारा किया गया है, जिसकी वजह से वो अब खुलकर मैदान में आ रहे हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं। और इस पर नजर बनी रहेगी। तमाम अपडेट्स लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भीलवाड़ा से है। यहां दिन दहाड़े गोलीबारी हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर है। मौत के बाद जिला अस्पताल में तोड़फोड़ भी हुई। अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो ये भीलवाड़ा से बड़ी खबर। वस्त्र नगरी खून से लाल हुई है। दिन दहाड़े यहां पर गोलियां बरसाई गई, गोलियां चली हैं। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। जानकारी यह भी मिल रही है कि मौत के बाद जिला अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, तोड़फोड़ हुई। जैसे ही यह सूचना पुलिस को मिली, अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन हवाओं में तनाव को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। तो भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिन दहाड़े गोलीबारी हुई है जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है, एक व्यक्ति की मौत हुई है। खबर से जुड़ी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस व्यक्ति की मौत के बाद जिला अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। ये देखिए बुलेट का खोल जो कि वहां पर गिरा हुआ है और बता रहा है कि गोली चलाई गई, गोलीबारी हुई। लेकिन कितनी गोलियां चली हैं, कितनी गोलियां बरसाई गई, क्या मर्डर ही मोटिव था, ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। सहयोगी राहुल कौशिक मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राहुल, पहले तो पूरी खबर बताएं। जी, भीलवाड़ा शहर के बेडासराय की घटना है, कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। 4 लोग आए थे, 3 ओपन फायर हुए, जिसमें 2 बुरी तरह घायल हो गए थे, जिनको महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। अब जिसकी जहां तक हमें जानकारी मिली है, जो अतिरिक्त पुलिस जिला अधीक्षक है ज्येष्ठा मित्र ने जो जानकारी दी है, तो एक की मृत्यु हो चुकी है। जो उनके परिवारजन है, जो उनके समाजजन है, वो लगातार हॉस्पिटल में भी हंगामा कर रहे हैं। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ भी की गई है। हॉस्पिटल के बाहर भारी जाब्ता पुलिस का तैनात है और वही भारी संख्या में लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हैं। लगातार पुलिस द्वारा समझाइश की जा रही है
परिवारजन और समाजजन का कहना है कि जिसने हमला किया है और उसको आइडेंटिफाई, उन्होंने जो आइडेंटिटी बताई उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए। और यही पुलिस द्वारा जो है वो कार्रवाई भी लगातार की जा रही है और यही पुलिस द्वारा ऐसे समझाइश की जा रही है। अभी चंचल मिश्रा जो एडिशनल एसपी है वो लगातार इनसे बात कर रही है। चंचल मिश्रा से भी इनका आर्गूमेंट हुआ है और ये कहीं देखने की स्थिति ये आ रही है कि कहीं भी मानने को तैयार नहीं है और लगातार हॉस्पिटल के बाहर ये हंगामा कर रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को मनाने के लिए अड़े हुए हैं कि जल्दी जल्दी कार्रवाई की जाए। कितनी गोलियां चली कुल? जो सूचना ये 3 फायर हुए जिसमें से 2 फायर के वहां पे निशान मिल चुके हैं और एक का भी नहीं मिला है और जिन्होंने फायर किया वो अभी भी फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बिल्कुल दूर है। तो उनका मोटिव मर्डर ही था? उनका मोटिव जो भी मोटिव सामने आ रहा है अभी तक यही आ रहा है कि इन्होंने इन पे हमला किया है। हो सकता है जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं पुराना कोई मामला है उसको लेके कार्रवाई सामने आ रही है, आपस में जो इनकी पुरानी रंजिश थी हो सकता है वो भी सामने आई है, इसलिए इन पे हमला किया गया है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और टोंक से बड़ी खबर है, मालपुरा में शव मिला है। मालपुरा में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। कुएं में 2 शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है। जो शव मिले हैं उनमें से एक मां है और एक 15 महीने की उनकी बेटी। उनके शव कुएं में तैरते मिले। पुलिस ने दोनों शव मौके पर पहुंचकर बाहर निकाले। मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी दौलत से। दौलत, क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मालपुरा उपखंड का डिग्गी थाना इलाका है। यहाँ का लावा गांव के पास में एक ढाणी है, वहां पर 2 शव तैरते हुए मिले थे। उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को निकाला तो पता चला कि एक 26 वर्षीय युवती है और 15 वर्षीय उसी की यह बेटी है। पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकाला और डिग्गी अस्पताल में शवों को रखवा दिया गया है। पुलिस ये छानबीन में जुटी है कि दरअसल इनकी मौत हुई कैसे। हालांकि पानी में डूबने से मौत हुई, लेकिन सुसाइड है या किसी ने हत्या की, इसको लेकर के पुलिस पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये तो प्रथम दृष्टया पुलिस क्या मान रही है या प्रारंभिक जांच किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, प्रारंभिक जांच के हिसाब से अगर पुलिस की माने तो फिलहाल पुलिस उसको आत्महत्या को मान के ही आगे चल रही है। लेकिन पूछताछ के बाद, परिजनों से पूछताछ के बाद और पूरे आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद ही तय होगा कि ये किस तरह का मामला। हालांकि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है और पुलिस परिजनों से भी पूछताछ कर रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। ठीक है, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुनिए। पूर्व मंत्री की बेटी बरामद कर ली गई है। हम बात कर रहे हैं अभिलाषा की। लगातार 3-4 दिनों से न्यूज 18 राजस्थान लगातार ये पूछ रहा था आखिर अभिलाषा कहां है, अभिलाषा को क्यों पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है। लेकिन अब खबर मिल रही है कि जयपुर पुलिस को सफलता मिली है और गुजरात से अभिलाषा को बरामद किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, 4 दिन पहले लापता हुई अभिलाषा का पता जो है गुजरात में लगा है और कल जो पुलिस टीम थी वो गुजरात पहुंची थी, जिसके बाद आज अभिलाषा को गुजरात में सर्च करके उसको दस्तयाब कर लिया गया है और जयपुर लेकर की जो टीम है वो जयपुर पुलिस की टीम है वो रवाना हो गई है। फिलहाल अब तक की जानकारी में ये सामने है कि अभिलाषा अपने किसी परिचित साथी के पास थी, ऐसे प्रारंभिक जानकारी होना सामने है। लेकिन अभिलाषा जयपुर से कैसे गई, कहाँ गई, क्या उसके साथ कोई गया था गुजरात, इन सब सवालों के जवाब जो है उसके लौटने के बाद ही सामने आ सकेंगे। जी नहीं, मतलब आपको जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है ये पूरा मामला किडनैपिंग का हो ही ना। जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है अब तक जो है साफ ये होगा कि किडनैपिंग से जुड़ा हुआ ये मामला नहीं है। अभिलाषा अपनी इच्छा से गई थी और शायद अपने किसी परिचित के साथ में अभिलाषा वहां पर थी और वो युवक जो है जयपुर से साथ में गया या फिर वहां मिला। ये सब जो सवालों के जवाब है वो बाद में आएंगे। लेकिन बिल्कुल सवाल तो और भी है। फिर आखिर स्कूटी को इस तरह से छोड़ने का क्या मकसद हो सकता है, मोबाइल को बंद रखने का क्या मकसद हो सकता है, मोबाइल से अपने पिता को फोन करना कि कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं, इसका क्या मकसद हो सकता है? ये जो हमारी पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई थी उसके आधार पर यही सामने आ रहा है कि गुजरात में सेफ है, सकुशल है। और जब हमने इसी कारण को जांच के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि अभिलाषा के जयपुर पहुंचने के बाद सारे जो सवालों के जवाब आपके वो सब आपको मिल जाएंगे। लेकिन अपहरण की आशंका से पुलिस फिलहाल इनकार कर रही है। जो आशंका उनके पिता ने जताई थी कि आपसी रंजिश, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, वो सारे सवालों के जवाब जो है वो अब तक वो फेल साबित हो रहे हैं। चूंकि अभिलाषा जो है वो गुजरात में और अब तक की पड़ताल में ये कि अभिलाषा खुद वहां पर गई थी, ऐसी जानकारी अब तक की सामने आई है। और कल सुबह तक अभिलाषा जयपुर में होगी और उसके बाद कई जो बातें हैं वो बयानों में क्या बताती है पुलिस को, वो सब कुछ सामने आएगा। जी नहीं, लेकिन सूत्र इशारा क्या कर रहे हैं? क्या कोई लव एंगल है या फिर फैमिली से आजिज आकर या किसी डिप्रेशन की वजह से?
देखिए जो कार्यवाहक डीसीपी करण शर्मा जी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, जिनके सुपरविजन में पूरा ऑपरेशन चल रहा था। उनका इतना ही कहना है कि फिलहाल अपहरण की बात कोई अभी तक। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं ओबीसी आरक्षण मामले की, जिस पर हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया है। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। आरक्षण में विसंगतियां दूर करने की हनुमान बेनीवाल ने मांग उठाई। सांसद हनुमान बेनीवाल मुखर होकर इस मुद्दे पर अपनी बात रखते दिखे। उन्होंने कहा, विसंगतियां दूर अगर नहीं होती हैं तो आंदोलन करेंगे। आरक्षण पर कांग्रेस नेताओं के बयान अलग अलग आ रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। मैं फिर राजस्थान सरकार को चेतावनी देता हूं कि ओबीसी के नौजवानों की विसंगतियों को दूर करके शेडो पोस्ट क्रिएट नहीं भरी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जल्दी बड़ा आंदोलन करेगी, राजधानी का घेराव करेगी। हम पहले ही ओबीसी की विसंगतियां दूर करने के मुद्दे पे राजस्थान के ओबीसी के नौजवानों के साथ है और आगे भी साथ खड़े रहेंगे। कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, जिस तरह आरक्षण आंदोलन में हनुमान बेनीवाल आज से 20-22 साल पहले समाज के साथ खड़ा था, उसी तरह उनकी पूरी पार्टी का स्टैंड है कि ओबीसी की विसंगतियों को दूर करें। ओबीसी के हितों पे कुठाराघात कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और दौसा से बड़ी खबर, कोलवा पुलिस ने रेप के आरोपी को धर दबोचा। मामला दर्ज होने के 27 घंटे के भीतर पुलिस ने गिरफ्तारी में सफलता हासिल की। बताया जा रहा है कि आरोपी ने रेप के बाद जान से मारने की भी धमकी दी थी। 25 वर्षीय महिला से रेप का ये आरोपी है। मामला दर्ज होने के 27 घंटों के भीतर पुलिस जांच करते हुए, कड़ियां जोड़ते हुए इस तक पहुंची और इसे गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दौसा से रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। कोलवा पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। आबू रोड में कल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर मंदिर ध्वस्त करने का मामला तूल पकड़ रहा है। दरअसल अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस ने महिलाओं और बच्चों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, पुलिस ने बाद में 150 लोगों को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार भी किया था, जिसे लेकर स्थानीय विधायक और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ हिंदू संगठनों की ओर से 1 दिवसीय बंद का ऐलान किया गया। इस बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ विधायक जगसी राम कोली ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की मांग की है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।